Okay, now we'll start with second chapter from section 6, and today we will try to complete this chapter. And बाकी सब लोग तो पुराने हैं, तो कुछ पूछना है नहीं किसी बाकी सभी तो पुराने हैं, वो सभी फ्रेंडली ही हैं, तो कुछ पूछना है नहीं फिर स्टार्ट करते सेक्शन 6 से। क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस। सेक्शन 6 में है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बिसाइड्स हाई कोर्ट और and the courts constituted under any law other than this code there shall be in every state the following classes of criminal codes namely। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट या किसी और लॉ में कोई क्रिमिनल कोड स्टैब्लिश की गई है तो उनको छोड़ करके कौन कौन से कोड्स होंगे, उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन होगी। तो हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोड। तो सेक्शन 6 में बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, तो किसी और लॉ में तो एक तो हाई कोर्ट और कोई और अगर कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, अगर वो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया है हुआ है, तो अगर कोई भी ऐसा कोर्ट है हाई कोर्ट को छोड़ करके या कोई और कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है किसी और क्रिमिनल लॉ में, तो उसको छोड़ करके जो क्लासिफिकेशन होगा क्रिमिनल कोर्ट्स का वो ये होगा कि कोड ऑफ सेशन होगी, कोड ऑफ सेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है उनकी जगह पे एमएम हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जो भी क्लासिफिकेशन होगा क्रिमिनल कोर्ट्स का वो यही होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन। जो हमने टेरिटोरियल डिवीजन उसमें देखा था कि टेरिटोरियल डिवीजन में स्टेट स्टेट का तो हाई कोर्ट हो गया, वहाँ पे सबसे बड़ी कोर्ट हो जाएगी। फिर और कोई अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया है क्रिमिनल लॉ के लिए किसी भी उसके लिए, तो वो उसको छोड़ करके और क्लासिफिकेशन जो क्रिमिनल कोर्ट्स का होगा तो स्टेट है ये, इसका टेरिटोरियल डिवीजन हो गया। ये कई सारे सेशन डिवीजन जो हमने पढ़ा है कि एक सेशन डिवीजन होगा एक स्टेट में या कई सारे सेशन डिवीजन होंगे, तो प्रैक्टिकली कई सारे सेशन डिवीजन होते हैं और एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट या कई सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो प्रैक्टिकल वे में एक सेशन डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट ही होता है, जहाँ पे जब वो सिविल केसेस देखते हैं तो सिविल उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं और क्रिमिनल केस देखते हैं तो सेशन जज बोलते हैं। तो यही जो सेशन डिवीजन है यहाँ का सेशन कोर्ट हो गया। और फिर वहाँ पे जो उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास हो जाएंगे, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर एग्जीक्यूटिव मैटर्स कुछ ऐसे है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हो जाएंगे, वो अलग है। अदरवाइज हायरार्की में फिर ऐसे आएगा कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनका फिर अलग है। नेक्स्ट है सेक्शन 7। इज इट क्लियर? Next, section 7, territorial divisions. Every state shall be sessions division or shall consist of sessions division, and every sessions division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। and proviso में है कि अगर कोई metropolitan area है तो उनका separate session division या फिर district होगा। तो जो अभी पढ़ते टाइम फिर मैंने बताया था कि ये सर्कल बना करके कि एक स्टेट है कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन और सेशन डिवीजन, तो प्रैक्टिकली कई सारे सेशन डिवीजन होते हैं और एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट या कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो सेशन डिवीजन होता है उसी को डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जब देखते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज या फिर अगर क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं तो सेशन जज बोलते हैं। और अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो उनका अलग सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट होगा, वो फिर उनका मेट्रोपॉलिटन एरिया और उनका फिर अलग प्रोविजन। एंड सबसेक्शन 2 में सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में है कि द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे है कि सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो ये जो सेशन डिवीजन है
इसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसल्ट करेंगे किससे, हाई कोर्ट से। आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से कंसल्ट करके इनका जो टेरिटरी है उसको कम कर सकते, घटा अल्टर कर सकते, चेंज कर सकते, जो कुछ भी करना है कर सकते हैं, या इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है उनको चेंज कर सकते हैं, उनका टेरिटरी जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जितना है कि टेरिटरी उनका कितना है उसको कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या जो डिवीजन है एक सेशन डिवीजन, कितने सेशन डिवीजन है उनमें या कितने डिस्ट्रिक्ट है उनके नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। कौन कर सकता है ऐसा, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो सेशन डिवीजन है या फिर इसके अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, अगर एक ही है तो फिर वही है, और अगर कई सारे डिस्ट्रिक्ट है तो उनको उनके नंबर को उनके एरिया को चेंज कर सकते हैं, और सेशन डिवीजन के भी एरिया को, और एक स्टेट में कितने सेशन डिवीजन है उनको भी, उनके नंबर को भी, उनके एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। एंड सबसेक्शन 3 में है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन एंड में alter the limits of the number of such subdivisions। तो अब ये है, ये स्टेट हो गया और ये हो गया सेशन डिवीजन, और इसके अंदर अगर उसी को डिस्ट्रिक्ट माना है, अगर उसमें है कि एक सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट होगा या कई सारे, तो अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट को अगर इन्होंने डिवाइड किया है तो उसको बोलेंगे सब डिवीजन, और सब डिवीजन को डिवाइड करेंगे तो उसको डिवीजन को डिवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, तो वहाँ पे सब डिवीजन हो जाएगा। तो उसी के बारे में इन्होंने सबसेक्शन 3 में बोला है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यहाँ पे भी वही कि डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स एंड में अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सब डिविजन्स। तो यहाँ पे जो सब डिवीजन बन रहे हैं उसको डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके उसको वही फिर स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यहाँ पे जो कितने एक डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन है उनके नंबर को घटा बढ़ा सकते, कितने सब डिवीजन, और उनके एरिया को भी घटा बढ़ा सकते, जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। And subsection 4 में है the sections division, district and subdivision existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section। तो जो भी सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट जो कोई भी एग्जिस्ट करते हैं इस सीआरपीसी के कमेंसमेंट पे, जब ये सीआरपीसी लागू किया गया तो उस टाइम पे जो भी सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट जो कोई भी एग्जिस्ट करते हैं उन सबको माना जाएगा कि इस सेक्शन में फॉर्म किए गए हैं। इज इट क्लियर? सेक्शन 7। Next, section 8. Now, section 8, metropolitan areas. The state government may by notification declare that as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purposes of this code। तो यहाँ पे सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में क्या बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई सिटी या टाउन इसकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से बढ़ जाती है, 1 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इशू करके कहाँ से, पहले वाला चैप्टर याद कीजिए तो उसमें डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, नोटिफाई करती है, तो कहाँ पे करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में। तो ऑफिशियल गैजेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके किसी भी स्टेट या टाउन को जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से बढ़ गई है उसको अगर डिक्लेयर कर देते हैं कि आज की डेट से ये जो है कोई भी एक पर्टिकुलर डेट, वही डेट आज की मतलब जो भी डेट वो बताते हैं कि इस डेट से ये जो सिटी या टाउन ये जो भी एरिया है ये अब से मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा, तो वो तब से मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सिटी या टाउन जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा बढ़ जाती है उसको नोटिफिकेशन इशू करके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड सबसेक्शन 2 में है एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ Bombay, Calcutta, and Madras and city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be metropolitan area। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बोल रहे हैं कि जब ये सीआरपीसी को लागू किया उस टाइम से जो प्रेसिडेंसी टाउन से कौन कौन से, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड सिटी ऑफ अहमदाबाद, उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा। एंड सबसेक्शन 3 में आता है
कि अगर कोई सिटी या टाउन है, जैसे ये सिटी या टाउन है, स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया, और इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया तो डिक्लेयर किया जैसे भी है या डिक्लेयर किया, लेकिन क्या होता है कि द स्टेट गवर्नमेंट may by notification extend, reduce or alter the limits of a metropolitan area, but the reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। तो ये कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन इशू करके ये ये जो एरिया है सिटी या टाउन जो कुछ इनकी था जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड किया था, जैसे भी स्टार्टिंग से वो मेट्रोपॉलिटन एरिया था, उसके एरिया को वो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो भी कि अब से जो है इधर जो एरिया था ये भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ जाएगा, या कम कर सकते हैं कि ये जो है अब से इतना ही रहेगा, ये जो पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में था अब ये नहीं रहेगा, या ऑल्टर कर सकते हैं कि चलो ठीक है इसको इधर इतना बढ़ाया और इधर इतना कम किया, तो घटा बढ़ा तो नहीं लेकिन इसमें चेंज हो गया जो कुछ भी करके। तो इसमें कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके एरिया को घटा सकते, बढ़ा सकते, चेंजेस कर सकते, जो भी उनको ठीक लगेगा। बट द रिडक्शन और अल्टरेशन, जो कुछ भी रिडक्शन अल्टरेशन जो कुछ भी चेंज कर रहे हैं इस तरह से नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करके कि ये जो 1 मिलियन की पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। तो इस उद्देश्य से वो पॉपुलेशन इस पर्पस से ये वो जो वो चेंजेस कर रहे हैं इस तरह से नहीं करेंगे कि वो पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से घट जाए। एंड इसके बाद सबसेक्शन 5 आता है, 4 को हम इसके बाद देखेंगे। तो 5 में क्या है कि जब वो घटा बढ़ा रहे हैं, चाहे कि इसको बढ़ा रहे हैं या इसको घटा रहे हैं, जो भी चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, जब कर रहे हैं where the state government reduces or alters under subsection 3 the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial or appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place। तो इसमें बोल रहे हैं कि घटाया ये बढ़ाया, और अगर ये घटा दिया यहाँ तक नहीं, तो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील कुछ भी पेंडिंग में था, तो पहले क्या हुआ कि ये जो है यहाँ तक था और इसको घटा दिया, यहाँ तक हो गया, तो ये एरिया जो है यहाँ पे जो कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जो कुछ भी पेंडिंग में था तो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो इसी तरह से मान करके चलेंगे जैसे कि वो अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है, या फिर अगर इसको बढ़ाया और ये पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में था और यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील कुछ भी पेंडिंग में था, तो इस तरह से मान के किया जाएगा कि अभी भी ये एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में ही है और उन्हीं के यहाँ वो इंक्वायरी, ट्रायल या जो अपील है जिसकी प्रोसीडिंग चल रही वो उन्हीं के यहाँ चलेगी। इस तरह से मान करके ये एरिया अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, या अगर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया था और इसको घटा दिया गया, रिड्यूस किया गया और ये अब नहीं है मेट्रोपॉलिटन एरिया में, लेकिन तब भी अगर जो इंक्वायरी, ट्रायल या फिर कुछ भी पेंडिंग में है तो वो उसी तरह से पेंडिंग में और उसकी प्रोसीडिंग उसी तरह से चलेगी जैसे कि वो अभी भी उसी स्टेज में है और वो जुरिस्डिक्शन जिसके जुरिस्डिक्शन में वो था वो केसेस उन्हीं के यहाँ उस तरह से चलेंगे, मान करके कि ये अभी भी उन्हीं मजिस्ट्रेट के यहाँ जुरिस्डिक्शन में पेंडिंग में है या जो कुछ भी है तो उन्हीं के यहाँ पेंडिंग में है जो इसको घटाने के पहले जिनके जुरिस्डिक्शन में था। इज इट क्लियर सबसेक्शन 3 एंड 5? नाउ सबसेक्शन 4 इसमें है कि अब यहाँ पे तो इन्होंने सबसेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके जो भी इनका एरिया है उसको घटाया, बढ़ाया या चेंजेस किया है, जो कुछ भी किया है, लेकिन सबसेक्शन 4 में और उसकी वजह से जो कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जो कुछ भी पेंडिंग में थी वो उसी तरह से पेंडिंग में और उन्हीं मजिस्ट्रेट के यहाँ उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, ये मान करके कि वो एरिया अभी भी उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में है उन केसेस के लिए जो अभी तक पेंडिंग में है। अब सबसेक्शन 4 आता है, उसमें बोल रहा है कि वेयर ऑल्टर
where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, the population of such area falls below 1 million. Such area shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area, but notwithstanding such cessor, any inquiry, trial, or appeal pending immediately before such cessor, before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such cessor had not taken place. तो अब यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है नोटिफिकेशन वगैरह इशू करके उसको हटाया गया है, लेकिन सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसको डिक्लेयर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करके, लेकिन होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद इसका जो पॉपुलेशन है 1 मिलियन था, 1 मिलियन से एक्सीड किया तभी तो ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया हुआ, लेकिन क्या होता है कि इसका पॉपुलेशन जो है घट जाता है। अब घट जाता है तब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डिक्लेयर कर सकती है कि अब जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन इशू करके ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में था, लेकिन इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से घट जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर करती है कि अब ये एरिया जो है, ये सिटी या टाउन जो कुछ भी है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में नहीं है। तो अब जब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी में नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से घट गई और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर करके ख़त्म कर दिया उस कैटेगरी से। तो फिर से वही केस आ जाता है कि जो कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल, अपील जिन मजिस्ट्रेट के यहाँ जिस कोर्ट में पेंडिंग में था उन्हीं के यहाँ वो पेंडिंग में रहेगा और उन्हीं के यहाँ केस चलेगा, ये मान करके कि अभी भी ये मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है। तो वो सभी केसेस जो अभी पेंडिंग में है, इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, जो कोई भी किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो उन्हीं के यहाँ पेंडिंग में रहेगा और उन्हीं के यहाँ डिस्पोजल होगा उन केसेस का, इस तरह से मान करके कि ये अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया ही है और वो केसेस उसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी केस अगर आधा चल गया, आधा उसका डिस्पोजल हो गया और हाफ अभी बचा है, तो उसके लिए फिर वो नई प्रोसीडिंग नहीं शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अगर कोई केस पेंडिंग में है तो उसका डिस्पोजल जो है उसी के अकॉर्डिंग होगा जिसमें वो शुरू किया गया था। तो जिस भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई भी प्रोसीडिंग शुरू हुई है और वो अब मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी से नहीं हटा दिया गया है, लेकिन तब भी वो पेंडिंग केसेस अभी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डिस्पोजल किए जाएंगे उनका, जो प्रोसीजर पहले शुरू किए गए थे मेट्रोपॉलिटन एरिया मान करके उन केसेस को। नाउ एक्सप्लेनेशन। In this section, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which relevant figures have been published. तो जो हमारे यहाँ जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है हमारे यहाँ, तो लास्ट मतलब रिसेंट जो जनगणना हुई है उसी में जो फिगर आए हैं, जो कि इस स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, इस सिटी की पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन इतनी है, उसी पॉपुलेशन को कंसीडर करके किसी भी सिटी या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा या उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया की कैटेगरी से हटाया जाएगा। नाउ सेक्शन यहाँ तक समझ गया? Now section 9, court of sessions. The state government shall establish a court of session in every sessions division. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो भी सेशन डिवीजन है वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेंगे। एंड सबसेक्शन 2 में एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। तो जो कोई भी ये सेशन डिवीजन, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश कौन करे? स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। शैल एस्टैब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। अब सबसेक्शन 2 है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो जज साहब बैठे हैं इस कोर्ट ऑफ सेशन में, इनको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे जो जज साहब होंगे उनको जो अपॉइंट कर रहे हैं वो हाई कोर्ट कर रही है। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी अपॉइंटेड एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट।
और यहाँ पे एक केस लॉ उस टाइम हमने शायद ग्रुप में डाला था कि नहीं, अब्दुल मन्नान पर मुझे याद है मैंने डिस्कस किया था। अब्दुल मन्नान वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें सेशन जज includes additional session judge. He shall all the power and jurisdiction of sessions judge to try offences enumerated under the code. तो इसमें है कि जो एडिशनल सेशन जज होंगे वो सेशन जज ही कंसीडर किए जाएंगे, उनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो सेशन जज के पास होती है केसेस के डिस्पोजल के लिए। तो यहाँ पे अभी जो फिर आएगा कि असिस्टेंट सेशन जज वो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, तो एडिशनल के बारे में उन्होंने आगे के सेक्शन में नहीं बताया है, इसलिए ये केस लॉ से हम समझ सकते हैं कि एडिशनल सेशन जज जो है उन्हीं के बराबर उनको कंसीडर किया जाता है और उन्हीं के बराबर उनको पावर भी होती है। Now, subsection 3. The High Court may also appoint additional sessions judge and assistant sessions judge to exercise jurisdiction in a court of session. तो हाई कोर्ट ने पहले यहाँ पे सेशन जज को अपॉइंट किया और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वहाँ पे एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है। सबसेक्शन 3 में हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन। ये सब डिवीजन यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को किसने एस्टैब्लिश किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। हाई कोर्ट ने यहाँ पे सेशन जज को अपॉइंट किया और उसके बाद उनको लग रहा है कि इनके पास बहुत काम ज़्यादा है और अकेले इनसे डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो उनके लिए फिर वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी हाई कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया। अब आता है सबसेक्शन 4। द सेशन जज on session judge of one session division may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other divisions as the High Court may direct. तो यहाँ पे जो सेशन जज है अभी तो इनके पास बहुत काम है, तो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर दिया इनके काम के लिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, ये सेशन डिवीजन जो है यहाँ पे तो उतना काम ज़्यादा नहीं है और ये सेशन जज है ठीक है आराम से डिस्पोजल कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो सेशन डिवीजन है यहाँ पे जो सेशन जज है इनके पास बहुत काम है, इनके पास बहुत काम है और इनको अगर हम ये सेशन जज को एक दिन के लिए यहाँ पे बैठा दें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये सेशन जज को हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है यहाँ इस सेशन डिवीजन के लिए एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज उनको अपॉइंट कर सकती है। तो सबसेक्शन 4 में द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the High Court में डायरेक्ट। जैसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जितने दिन के लिए जब जब उनको जाना है यहाँ पे एज एन एडिशनल सेशन जज यहाँ पे केसेस के डिस्पोजल के लिए, तो ये सेशन जज यहाँ पे दूसरे डिवीजन में जा करके एज एन एडिशनल सेशन जज अपने केसेस को वहाँ के केसेस को डिस्पोजल कर सकते हैं। Now, subsection 5. Where the office of session judge is vacant, the High Court may make arrangements for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। तो यहाँ पे सबसेक्शन 5 में है कि वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वैकेंट, अगर सेशन जज यहाँ पे जो सेशन जज है ये अगर इनकी तबीयत खराब है कुछ भी है, अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते किसी भी रीजन से और ये ऑफिस वैकेंट है उस टाइम पे, तब हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड or pending before such court of session by an additional or assistant session judge। तो हाई कोर्ट जो है अरेंजमेंट कर सकती है वहाँ पे अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए कि कौन उनकी जगह पे वहाँ पे जाएंगे और वो उनकी जो सेशन जज है उनकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे और ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए उन सभी एप्लीकेशन का डिस्पोजल करेंगे। तो कौन कर सकते हैं? बोल रहे एडिशनल सेशन जज जा सकते हैं।
असिस्टेंट सेशन जज जा सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं है तब सीजीएम जो है उनको भेजा जाएगा और वो वहाँ पे जाएंगे और उन केसेस का डिस्पोजल करेंगे। एंड सबसेक्शन 6 में है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स sitting at such place or places at the High Court may by notification specify, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the Sessions Division, it may with the consent of the prosecution and accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये सेशन डिवीजन है और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया है कि मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई बट इफ एनी कि कहाँ पे वो कोर्ट बैठेगी। तो अगर हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन इशू करके जैसे भी बोला है कि ये सेशन डिवीजन है, ये कोर्ट ऑफ सेशन है और यहाँ पे ये जैसा बैठेंगे, तो द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अगर जैसे भी नोटिफिकेशन इशू करके बताया है कि यहाँ पे सिटिंग होगी जज की, सेशन जज की, तो वहीं पे बैठेंगे। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, लेकिन कोई ऐसा केस आया और सेशन जज को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं, बल्कि हम अगर यहाँ पे जा करके कोर्ट की सिटिंग हो क्योंकि मैटर जो है यहाँ का है या कुछ भी ऐसा रीजन है विक्टिम आसानी से आएगा और यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा, कुछ भी रीजन ऐसा हो, तब सेशन जज जो है क्या करेंगे, इट मे विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसमें उनकी कंसेंट लेकर के और जो अक्यूज है उनकी कंसेंट लेकर के यहाँ पे दूसरी किसी जगह पे कोर्ट की सिटिंग हो सकती है। उसके डिस्पोजल के लिए कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज सिट एट दैट प्लेस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस और एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस और विटनेसेस देयर। तो चाहे उसके केस के डिस्पोजल के लिए या कोई अगर विटनेस है उसका एग्जामिनेशन होना है, तो भले ही हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई किया है कि ये सेशन डिवीजन है और ये कोर्ट ऑफ सेशन है और यहाँ पे जज साहब बैठेंगे, कोर्ट की सिटिंग यहीं पे होगी। तो लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन को लग रहा है, वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो जज है, उनको अगर लगता है कि यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे अगर कोर्ट की सिटिंग हो इस पर्टिकुलर केस के लिए जिससे कि इस केस का डिस्पोजल अच्छे से हो जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की कंसेंट ले करके वो यहाँ पे कोर्ट की सिटिंग रखेंगे और यहाँ पे केसेस के डिस्पोजल के लिए या किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए जो जिसके लिए भी उनको लग रहा है, तो यहाँ के बजाय यहाँ पे कोर्ट की सिटिंग हो सकती है। वो जज साहब को पावर होगा, वो जो है वहाँ प्रोसिक्यूशन और अक्यूज की कंसेंट लेकर के वहाँ पे कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया फॉर द पर्पज For the purposes of this code, appointment does not include the first appointment, posting or promotion of a person by government to any service or post in connection with the affairs of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है कि यहाँ पे ठीक है कि हाई कोर्ट में अपॉइंट और वो सभी जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इस सेक्शन के लिए नहीं बोल रहे जो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज या फिर जो सेशन जज अपॉइंट किए जा रहे हैं, सिर्फ इस सेक्शन के लिए नहीं बोल रहे, पूरे सीआरपीसी के लिए। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड मीन्स इस सीआरपीसी के लिए अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय गवर्नमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट। तो अगर यूनियन और स्टेट के अफेयर से रिलेटेड कोई पोस्टिंग है, प्रमोशन है, अपॉइंटमेंट है, अगर स्टेट या यूनियन के अफेयर से रिलेटेड कोई पोस्टिंग, प्रमोशन या अपॉइंटमेंट है और उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा रूल बनाया कि इनका पोस्टिंग, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही किया जाएगा, तो यहाँ पे जो कोई भी अपॉइंटमेंट कुछ भी ऐसा लिखा होगा कि इनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा या कुछ भी, तो वहाँ पे वो नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए होंगे उनके प्रमोशन, अपॉइंटमेंट के लिए वो रूल्स को फॉलो किया जाएगा, न कि अगर कुछ भी ऐसा अगर सीआरपीसी में कुछ भी ऐसा है अपॉइंटमेंट के लिए, पोस्टिंग के लिए या प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ अ पर्सन
by the government to any service or post in connection with the affairs of the union or of a state where under any law such appointment, posting or promotion is required to be made by government. तो अगर वो पोस्टिंग, प्रमोशन या अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना है और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए तो उसी को फॉलो करते हुए किया जाएगा, न कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लिखा है फिर वो आप उसको इंक्लूड नहीं करेगा अपॉइंटमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा स्पेशल रूल बनाए किसी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग या प्रमोशन के लिए, उसमें जो पर्सन है वो स्टेट या यूनियन के अफेयर से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? हाँ, अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, और उन्होंने उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं तो वही फॉलो किया जाएगा। ये उसमें इसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन सभी अपॉइंटमेंट में। नाउ सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। इसमें सबसेक्शन 1 में है ऑल असिस्टेंट सेशन judges shall be subordinate to the sessions judge in whose court they exercise jurisdiction। तो जो भी सेशन जज होंगे shall be subordinate to session judge, तो जो भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे और उनके जुरिस्डिक्शन में वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। और एडिशनल सेशन जज के बारे में मैंने मुकेश कोट करके बताया था कि सेशन जज इंक्लूड्स एडिशनल सेशन जज, और उनके पास कोई सभी पावर्स होती है जो सेशन जज के पास होती है। एंड सबसेक्शन 2 में द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सच असिस्टेंट सेशन जजेस। तो यहाँ पे जो सेशन जज है वो समय समय पर रूल्स बना सकते हैं कंसिस्टेंट विद दिस कोड, मतलब इस सीआरपीसी को फॉलो करते हुए, न कि इसके अगेंस्ट में जा करके कुछ इसकी कंट्रेरी नहीं, बल्कि इसको फॉलो करते हुए कोई ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि जिसमें जो असिस्टेंट सेशन जजेज हैं उनको कौन कौन से केसेस भेजे जाने हैं, किस तरह के केसेस उनके पास जाने हैं, किस असिस्टेंट सेशन जज के पास कौन सा केस किस तरह का जाएगा, इन सभी से रिलेटेड कैसे केसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे उन सभी असिस्टेंट सेशन जजेज में। तो इसके लिए वो रूल्स या स्पेशल रूल्स जो कुछ भी है उससे रिलेटेड जो है वो बना सकते हैं। मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस अमंग असिस्टेंट सेशन जजेस। तो असिस्टेंट सेशन जजेस के बीच जो कोई भी केसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कौन कौन से केसेस किस तरह के केसेस किनके पास जाएंगे, इससे रिलेटेड सेशन जज रूल्स बना सकते हैं। एंड सबसेक्शन 3 में है द सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द event of his absence or inability to act by an additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge by the chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। तो इसमें सबसेक्शन 3 में क्या है कि द सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, और इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज by the chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। तो यहाँ पे सेशन जज जो है वो प्रोविजंस बना सकते हैं कि जब वो हमारी एब्सेंस में, चाहे एडिशनल सेशन जज हो या असिस्टेंट सेशन जज हो, या अगर वो दोनों भी नहीं है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोई भी उनकी एब्सेंस में, किसकी, सेशन जज की एब्सेंस में उनकी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे उस ऑफिस में बैठेंगे और वो केसेस का डिस्पोजल करेंगे, और उनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो सेशन जज के पास होती हैं। तो उसके लिए वो प्रोविजंस बना सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से केसेस और किस तरह से उनका डिस्पोजल करेंगे। तो उसके लिए सेशन जज जो है प्रोविजंस बना सकते हैं कि जब वो हमारे ऑफिस आएंगे हमारे एब्सेंस में, कोई भी ऐसे इनएबिलिटी या कुछ भी रीज़न की वजह से हम जो है सेशन जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं और कोई आते हैं तो वो किस तरह से केसेस का डिस्पोजल करेंगे और कैसे करेंगे, उसके लिए जो है सेशन जज जो है प्रोविजंस बना सकते हैं, और उसको फॉलो करते हुए ही उन सभी केसेस का वो डिस्पोजल करेंगे। मतलब वो पावर तो उनके पास सारी रहेगी सेशन जज की, कोई भी केस का डिस्पोजल कर रहे हैं तो जो एक सेशन जज, ये नहीं कि सीजीएम आए हैं तो जो सीजीएम को पावर है उसके अकॉर्डिंग केसेस का डिस्पोजल करेंगे। केसेस का डिस्पोजल तो वो एज सेशन जज जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन कौन कौन से केसेस कैसे और क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं
उसके लिए जो है सेशन जज कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सेक्शन 11, courts of judicial magistrate. In every district not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of first class and of the second class, and such place or the state as the state government may, after consultation with the high court, by notification specify. एक फोन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। कहाँ थे हम लोग? हाँ, सेक्शन 11। इसमें बोल रहे हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास and such place and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify. तो यहाँ पे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो बोल रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी एस्टैब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। यहाँ पे कई सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और अगर कोई और प्लेस है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके बोला है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो डिस्ट्रिक्ट है या नहीं, या डिस्ट्रिक्ट से छोटा है, कोई भी ऐसा एरिया है वहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके ऐसा बताया है, स्टेट गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अगर किसी और एरिया के लिए उन्होंने बोला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, उनकी कोर्ट स्टैब्लिश की जाएगी, तो उनकी कोर्ट स्टैब्लिश की जा सकती है। एंड प्रोविजन में है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज स्टैब्लिश नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लोकल एरिया शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में तो बोल रहे हैं कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी वहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किया है, ठीक है, वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट स्टैब्लिश कर दी। प्रोविजन में बोल रहे हैं कि लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके वहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है उनको जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू ट्राई। तो यहाँ पे कोई भी लोकल एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई भी लोकल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है या उस कई सारे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट से कोई छोटा कोई भी लोकल एरिया है, अगर बोल रहे कि ये है तो ये लोकल एरिया है, और यहाँ पे बोल रहे कि स्पेशल, यहाँ पे भी ये डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कोर्ट ही स्टैब्लिश किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, लेकिन यहाँ पे बोल रहे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया तो बोल रहे हैं कि जब जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस जो कुछ भी, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे भी स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इस्टेब्लिश कर दिया है, सेकंड क्लास इस्टेब्लिश कर दिया। पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फिर कॉमर्शियल डिस्प्यूट है या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसके लिए इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से कंसल्ट करके उन सभी के लिए अलग अलग से कोर्ट स्टैब्लिश किया। तो बोले कि उस तरह के जो मैटर है फिर यहाँ पे किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी कोर्ट में जाएंगे।
तो प्रोविजन में बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास or of the second class to try any particular case or particular class of cases and where any such special court is established. तो जब ये पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर केस के लिए एस्टैब्लिश कर दी जाएगी, तब उस तरह के केसेस सिर्फ यहीं पे आएंगे, कहीं और पे नहीं जाएंगे, किसी और कोर्ट के पास नहीं जाएगा. And subsection 2 में है the presiding officer such court shall be appointed by the high court. तो चाहे ये कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या इसमें प्रोविजन है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट जो है एस्टैब्लिश या सेकंड क्लास की एस्टैब्लिश की गई है फॉर सम पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए, पर्टिकुलर केसेस के लिए. तो यहाँ पे चाहे ये एस्टैब्लिश की गई है तो चाहे ये एस्टैब्लिश की गई है, इनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जज मतलब, चाहे इसके जज हो चाहे इसके जज हो, जब अपॉइंट किए जाएंगे तो वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. एंड सबसेक्शन 3 में है द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी confer the power of a judicial magistrate of first class or of a second class on any member of judicial service of the state functioning as judge in a civil court. तो सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहे हैं, द हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary confer the power of judicial magistrate of first class या second class. तो अगर कोई ऐसे मेंबर है ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, तो स्टेट की जुडिशियल सर्विस में कोई भी मेंबर है और वहां पे जो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, फंक्शनिंग एज ए जज, और वो उनका वर्क जो है वो फंक्शनिंग एज जज इन ए सिविल कोर्ट, और किसमें कर रहे हैं, सिविल कोर्ट. नीचे तक दिख रहा है. तो स्टेट की जुडिशियल सर्विस में कोई भी मेंबर है जिनका फंक्शन जो है एज ए जज है और वो सिविल कोर्ट में है, ऐसे कोई मेंबर को जो है हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स, हाई कोर्ट को कभी भी ऐसा लगता है कि वो मेंबर जो जिनका फंक्शन जो है वहाँ पे एज ए जज है सिविल कोर्ट में, और उनको हमें हाई कोर्ट को लग रहा है कि उनको जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की पावर उनको कन्फर की जानी चाहिए. ऐसा जरूरी है केसेस के डिस्पोजल के लिए, तो हाई कोर्ट जो है उनको वो पावर कन्फर कर सकती है. इज इट क्लियर? सबसेक्शन 3. Now, section 12. Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate. In every district not being metropolitan area, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of first class to be Chief Judicial Magistrate. तो इसमें 12 के सबसेक्शन 1 में कि हाई कोर्ट जो है जो in every district not being metropolitan area, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of first class to be CJM. तो जो भी वो जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा कि 11 में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की कोर्ट स्टैब्लिश की जाएगी और वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो कुछ भी है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं सेक्शन 11 में. अब सेक्शन 12 क्या आ रहा है कि हाई कोर्ट उन्हीं में से किसी एक जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनमें से कोई एक को जो है वो सीजीएम बना देंगे, और उन्हीं में से कोई एक जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है उनमें से किसी एक को जो है वो एडिशनल सीजीएम बना देंगे, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ये है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12. एंड सबसेक्शन 3 का एक है कि हाई कोर्ट जो है में डेसिग्नेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 11 में सेक्शन 11 में अपॉइंट किए गए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो हाई कोर्ट उनको जो है सब डिवीज़न भेज सकती है. मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीज़न होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था,
ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और इसका डिवीजन किया, सब डिवीजन हो गया। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है ये तो पूरे के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो है अब ये सब डिवीजन हो गया, ये भी सब डिवीजन हो गया। तो इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट जो है बोलती है ठीक है आप इस सब डिवीजन में जाइए और आप बन जाइए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये बोलते हैं ठीक है, उनको फायदा क्या होगा? तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 के ए में है द हाई कोर्ट में डेसिग्नेट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन्स रिक्वायर्ड एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो बोल रहे कि ठीक है आप जो है यहाँ पे जाइए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनिए और आपको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी ऐसे है हम आपको उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त करते हैं और आपको वो नहीं बल्कि हम आपको जो है सब डिविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप हमको वहाँ पे भेज रहे हैं और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमको मतलब डिमोट किया जा रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम आपको सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी में बताते हैं आपको क्या किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of judicial magistrates other than additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in this behalf। तो बोल रहे हैं कि हम आपको इतने एरिया का जब सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रहे हैं तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है चाहे जो कुछ भी है सिर्फ सीजीएम को और एडिशनल सीजीएम को छोड़ करके, सिर्फ किसको छोड़ करके सीजीएम और एडिशनल सीजीएम को छोड़ करके आप सभी के पावर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है सभी के वर्क को सुपरवाइज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ? इतने के एरिया में। तो इतने के एरिया में आप ही हैं, आप सभी जो कोई भी जिसका भी जुडिशियल आता है यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का उनके वर्क को आप सुपरवाइज कर सकते हैं इतने एरिया में और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पावर बढ़ा के ही दी जा रही है, एरिया घटाया गया है लेकिन पावर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे क्लॉज बी में बोलते हैं सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of judicial magistrates other than additional CJM in the subdivision as the High Court may by general or special order specify this behalf। तो बोल रहे हैं कि ठीक है अगर हाई कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर करती है उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा कि ठीक है यहाँ पे जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर को आप अफेक्ट नहीं कर सकते और उनके पास पावर होगी उन सभी को एक्सरसाइज करने के लिए किसी मैटर से रिलेटेड या किसी उससे तो उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज आप यहाँ पे जो है सुपरवाइज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं किसके वर्क को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को। सिर्फ अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा डायरेक्शन किया है तो उसको फॉलो करते हुए उसको बिना अफेक्ट किए हुए। इज इट क्लियर? वही कि अभी जो आपके पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से जब थे तो उसके पास जितनी जिम्मेदारियां आपके पास थी तो हम ये नहीं बोल रहे कि इसकी भी जिम्मेदारी निभाओ और यहाँ पे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी निभाओ। तो ये वाली जिम्मेदारी से हम आपको मुक्त करते हैं और आप यहाँ पे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। नाउ सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। इसमें द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by or under this code on the judicial magistrate of the first class or second of the second class in respect to particular cases or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area। And proviso में है कि provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs
एज द हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। तो यहाँ पे 13 के सबसेक्शन 1 में क्या बोल रहे हैं, हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अगर कोई पर्सन है वहाँ पे एम्प्लॉयड है, और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं। तो 13 का सबसेक्शन, द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code as judicial magistrate of first class or second class in respect of particular cases or particular classes of cases। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई पोस्ट पे था या रह चुका है, कोई पर्सन है, मेंबर है, उसके लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की पावर को कन्फर किया जाए। सारी पावर, ऑल और सम, सारी पावर्स को या कुछ पावर्स को उसको कन्फर किया जाए जो सीआरपीसी या किसी और लॉ में कन्फरेबल बाय अंडर दिस कोड, सॉरी कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय और अंडर दिस कोड। तो इस सीआरपीसी से जो भी पावर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को कन्फर की जा सकती है, उनमें से सारी पावर्स या कुछ पावर्स उस पर्सन को जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है या रह चुका है, उसको जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की सारी या कुछ पावर्स को कन्फर किया जाए। किसके लिए? कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस है, क्लास ऑफ केसेस है, उनके डिस्पोजल के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्सन जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय है या था, उसको जो है अगर हाई कोर्ट जो है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की सारी या कुछ पावर्स जो सीआरपीसी के अंदर उसको कन्फर की जा सकती है, अगर कन्फर करे तो कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैं, उनके डिस्पोजल अच्छे से हो सकते हैं। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी और हाई कोर्ट जो है उनको ये पावर कन्फर कर सकती है। लेकिन प्रोविजन में बोल रहे हैं कि लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा स्पेशल रूल बनाया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे किसी पर्सन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं और वो क्वालिफिकेशन उनके पास है, तभी उनको वो पावर कन्फर की जा सकती है, अदरवाइज वो पावर्स उनको कन्फर नहीं की जा सकती है। इज इट क्लियर? सबसेक्शन 1 एंड प्रोविजो। हाँ, उसमें नहीं, उसमें जो वहाँ पे कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट की जा रही थी, वहाँ पर तो वही जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, उन्हीं को वहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा था हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैं और उनके लिए उनको ऐसा लगता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनके पास, इसीलिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जब हम लोग 11 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट, मतलब कि वो बना दी जा रही, जैसे कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स है तो उस तरह के केसेस आपको पता है आ ही रहे हैं बहुत सारे। तो चलो ठीक है, उसके लिए एक अलग से कोर्ट बना दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे टाइम बाउंड नहीं था कि जो भी जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं या कोर्ट इस्टेब्लिश की जा रही है इतने साल के लिए, इतने टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सबसेक्शन 2 देखेंगे तो ये जो जजेस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा रहे हैं 13th में, उनको 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि वो
उसमें जुडिशियल सर्विस में नहीं है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं है जिनको पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस भेजे जा रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि एम्प्लॉई हैं वहाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे मतलब कि स्पेशल नॉलेज है उस फील्ड से रिलेटेड, तो इसलिए उनको जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उस हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि ऐसे जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड या कुछ ऐसे उनके पास कुछ नॉलेज है तो ठीक है उनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो वहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास थे उन्हीं को स्पेशल केसेस के को एंटरटेन करने के लिए वो कोर्ट्स बनाई जा रही थी और उसमें वो अपॉइंट किए जा रहे थे हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ऐसे लोग जिनके पास कुछ अलग स्पेशल नॉलेज है उनको, जबकि वो जुडिशरी में नहीं है, लेकिन उनको भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दी जा रही है। इसीलिए सारी या सम लिखा है, ऑल आर जितना उनको लग रहा है यहाँ पे। Who holds or has held any post under the government, all or any of the powers conferred or conferable by or under this code। तो सीआरपीसी के अंडर वो सारी पावर्स जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को दी जा सकती, या उसमें से कुछ, तो उनको सिर्फ वो जुडिशरी में नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उनके पास स्पेशल नॉलेज है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को कि उनको जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर कन्फर की जाए। तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है मतलब कि करप्शन या कुछ भी ऐसा, या कोई फाइल ऐसे मिसिंग है, तो अब ज़रूरी नहीं कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है उस ऑफिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जो उस ऑफिस में रह चुका है, अभी रिटायर हो गया है, उसको तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, और क्योंकि वो रिटायर हो गया है या अगर वो उसमें है या रह भी चुका है और वो लग रहा है कि उनको यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बनाया जाए या सेकंड क्लास, और उस तरह के केसेस वो एंटरटेन करेंगे तो वो अच्छे से उसका डिस्पोजल कर सकते हैं क्योंकि उनको स्पेशल नॉलेज है उसके बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में ऐसा कुछ है तो उसके लिए कोई भी ऐसा पर्सन जो जुडिशरी में नहीं था उसको हम पावर कन्फर कर रहे हैं 13th में। लेकिन 11 में ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्पेशल कोड बना रहे हैं फॉर स्पेशल पर्पजेज, और वहाँ पे फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को अपॉइंट किया जा रहा है। समझ आया सर? तो उसमें तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है उन्हीं को स्पेशल कोड बना करके कि अब जैसे कि मैट्रिमोनियल के बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, और उसमें क्या है कि अगर डाइवोर्स किया या कुछ ऐसा है तो बहुत सारे केसेस में हम तो देखते हैं कि उनकी एज ही निकल जाती है। अब अगर फिर वो और जब तक उनका वो मीडिएशन ये वो क्या करते करते जब तक फाइनल हुआ तो एज इतनी हो जाती है कि फिर उनको फिर उसका मतलब ही वो जजमेंट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसका क्या ही मतलब होता है फिर। तो ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स है, पता चला उसने इतना पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी खड़ी की और उसमें कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, कुछ ऐसा हुआ, केस चल रहा है, और तब तक वो जिसके लिए उसने कंपनी बनाई थी जिस प्रोडक्ट के लिए उसका डिमांड ही खत्म हो गया जब तक जजमेंट आया। तो कुछ ऐसे इस तरह के केसेस के लिए कि वहाँ पे चलो स्पेशल कोर्ट्स बना देते, तो वो बना रहे हैं 11 में। लेकिन ये सम फॉर सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कुछ ऐसे फील्ड है वहाँ पे कोई पर्सन जुडिशरी में नहीं है लेकिन उसको उस फील्ड में स्पेशल नॉलेज है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को कि ठीक है इनको इस फील्ड में अच्छा नॉलेज है, इनको अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जाए तो इस केसेस को, इन सभी केसेस को अच्छे से डिस्पोजल कर सकते। तो हाई कोर्ट बोलती है कि ठीक है हम बना देते हैं, लेकिन कुछ इनको नॉलेज है जुडिशरी के बारे में कि हम ऐसे ही बना दें, तो ये है हमारे पास क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वालिफाई करते हैं, अगर इनको ये क्वालिफाई करते तो ठीक है हम बना देते। समझ आया सर? ना एक सेकंड में नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। तो उनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा और उनको जो है एक बार में 1 साल के लिए ही उनको पावर दी जाएगी, और उसके बाद फिर वो एक्सटेंड भी हो सकता है, मतलब कि एक बार में 1 साल के लिए, फिर दोबारा फिर बनाए गए तो फिर से बनाए जाएंगे एक बार में 1 साल के लिए, लेकिन एक बार जब बनेंगे तो उनका टर्म जो है वो 1 साल का ही रहेगा। फिर से बनना है तो फिर से फिर दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन उसको फिर ये माना जाएगा कि ठीक है एक बार बन गया वो खत्म हो गया, अब दूसरी बार बनाया जा रहा है।
लेकिन वो उसी में फिर ये नहीं कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, एक बार बनेंगे तो 1 साल के लिए ही रहेंगे। नाउ Subsection 3. The High Court may empower a special judicial magistrate to exercise the powers of metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction. तो अब ये स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं, इनको 13th में जो है जो बनाए गए हैं वो लास्ट 13 का सबसेक्शन 1 का लास्ट देखिए तो उसमें लिखा है नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो लेकिन ये फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए बनाए गए हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट जो है उनको पावर कन्फर कर सकती है कि ठीक है, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है और वहाँ पे कुछ इस तरह के केसेस हैं तो उसको भी आप एंटरटेन कर सकते हैं और आपके पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर होगी। तो इसके इतने एरिया के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यहाँ पे भी उस तरह के केसेस है, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए बनाए गए उस तरह के केसेस यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनको हाई कोर्ट बोल सकती है ठीक है, यहाँ वाले केसेस को भी आप एंटरटेन कर सकते हैं और आपके पास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर होगी। नेक्स्ट 14. लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसमें है कि जो भी लोकल लिमिट्स वगैरह होगा, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे 11 में अपॉइंट किए गए, चाहे 13 में अपॉइंट किए गए हैं, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी अपॉइंट किए गए हैं, उनके लोकल लिमिट्स एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सीजीएम कर सकते हैं। तो सीजीएम जो है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने अगर कुछ ऐसा डिफाइन वगैरह किया है कि इनका एरिया इतना रहेगा, ये रहेगा, तो उसको छोड़ करके अदरवाइज सीजीएम जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है जो 11 में अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 11 में या 13 में, चाहे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए, उन सबके लोकल लिमिट्स को एरिया को वो डिफाइन कर सकते हैं कितने एरिया में उनका जुरिस्डिक्शन रहेगा। कौन डिफाइन करेंगे? सीजीएम, समय टाइम टू टाइम, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगर कुछ ऐसा किया है, डिफाइन किया है, तो उसको छोड़कर। एंड प्रोविजो में क्या है? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज स्टैब्लिश्ड। तो कोई भी अगर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं तो वो जिस लोकल एरिया के लिए अपॉइंट किए गए हैं वहाँ पे कहीं पे भी उनकी कोर्ट की सिटिंग हो सकती है। एंड सबसेक्शन 2 में है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर सीजीएम ने हाई कोर्ट में कुछ भी ऐसा डिफाइन किया है तब तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ तक इनका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, अदरवाइज उनका जो ज्यूरिसडिक्शन रहेगा वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। एंड सबसेक्शन 3 में वेयर द लोकल jurisdiction of magistrate appointed under section 11 or section 13 or section 18 extends to an area beyond the district or metropolitan area as the case may be in which the ordinarily holds court any reference in this code to the court of session, chief judicial magistrate or chief metropolitan magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or CJM, chief metropolitan magistrate as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area। तो यहाँ पे जो इन्होंने सबसेक्शन 3 में वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 और 18, तो 13th वाला जो है वही 18th आता है। 13th में जो इन्होंने लिखा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से अपॉइंट करने के लिए, और लास्ट में लिखा है नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब मेट्रोपॉलिटन एरिया में हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ पे कोई स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाए, तो वही सेक्शन 18 है। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों को इन्होंने लिख दिया है कि अगर चाहे 11 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हो, या चाहे 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, या 18th में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जिनको अपॉइंट किया गया है, तो अब वहाँ पे फिर अगर कोई ऐसा मैटर है और वो उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर है और उसको भी उन्होंने एंटरटेन किया, क्योंकि हाई कोर्ट उनको पावर कन्फर कर सकती है कि ठीक है, जो अभी हमने बोला कि यहाँ के भी मैटर्स को वो एंटरटेन कर सकते हैं, तो वही इन्होंने बोला है
सब सेक्शन 3 में कि चाहे वो मजिस्ट्रेट 11 में अपॉइंट किए गए हैं, चाहे 13 पे अपॉइंट किए गए, चाहे 18 पे अपॉइंट किए गए, ये एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है, चाहे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कुछ भी है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है तो इनके सुपीरियर कोर्ट कौन है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या इनके ऊपर फिर सीजीएम हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का तो सेशन कोर्ट ये है या सीजीएम कोर्ट ये है। मतलब अगर आप इन सभी कोर्ट के अगेंस्ट, इन सभी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सुपीरियर कोर्ट जाते हो तो सीजीएम कोर्ट जाओगे तो ये इसी एरिया, इस एरिया का ये सीजीएम कोर्ट है, या सेशन कोर्ट जाते हो तो इस एरिया का ये सेशन कोर्ट है, यहाँ पे चले जाओगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो है यहाँ तक तो आपका है ही, लेकिन यहाँ के भी केसेस को आप एंटरटेन कर सकते हो, तो अब यहाँ वाला केस आया, लेकिन ये जो एरिया है ये इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ का सेशन कोर्ट या सीजीएम कोर्ट यहाँ है। अब बोल रहे हैं कि इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अब यहाँ भी है, तो अब ये वाले केस को सीजीएम में सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यहाँ के केसेस को एंटरटेन किया, और ये एरिया जो है इस सीजीएम के जुरिडिक्शन में आता है या सेशन कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ का जो केस है, जब इसमें ऑर्डर करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास या जो कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इस सेशन कोर्ट जाओगे या इस सीजीएम के कोर्ट जाओगे या इस सेशन कोर्ट जाओगे या सीजीएम कोर्ट जाओगे, क्योंकि ये एरिया तो इसके जुरिडिक्शन में है। तब उसका आंसर आता है कि नहीं, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या जो कोई भी है, इनकी कोर्ट की सिटिंग कोर्ट जहाँ पे है वो एरिया जिस सेशन कोर्ट के या सीजीएम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, उसी के यहाँ आप अपील में जाओगे। तो इनके अगेंस्ट में, इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में जब जाना है तो ये एरिया जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, तो इनके अगर जुरिडिक्शन के अंदर है तो यही सेशन कोर्ट में जाओगे या सीजीएम कोर्ट में जाओगे, न कि यहाँ पे। समझ में आया? Now, section 15. Subordination of judicial magistrate. Every chief judicial magistrate shall be subordinate to the sessions judge, and every other judicial magistrate shall subject to the general control of sessions judge be subordinate to chief judicial magistrate. तो यहाँ पे जो भी every chief judicial magistrate shall subordinate to session judge, तो जो सीजीएम होंगे ये सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, और एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall subject to the general control of session judge बी सबॉर्डिनेट टू सीजीएम। तो बाकी जो होंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो सीजीएम के सबॉर्डिनेट होंगे, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। तो अगर सेशन जज का कहीं पे कुछ ऐसा रोल है और वो उनका कोई ऑर्डर है उनको फॉलो करना है, तो वो फिर वहाँ पे बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर वहाँ पे कहीं से सेशन जज का पावर क्लैश नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर ये सभी जो बाकी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं ये सीजीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। द सीजीएम मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स सबऑर्डिनेट टू हिम। तो जो सीजीएम है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकते हैं सीआरपीसी को फॉलो करते हुए कि किस तरह से केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट के यहाँ कैसे केसेस जाएंगे। तो इसके लिए वो स्पेशल ऑर्डर या रूल्स बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? सीजीएम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 16। अब यहाँ से सेम रिपीट होगा जो हम लोगों ने 11 से पढ़ा है। 11 में क्या पढ़ा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, और उनके जो जज है वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, एंड वो जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट, उनका जुरिडिक्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। और तो यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है 16th में कि इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। तो वही 11 वाला यहाँ पे भी आ रहा है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं उन सभी मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने चाहे उतने, और
और किसी और भी जगह पे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से कंसल्ट करके उस वहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके बताया कि यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। एंड उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जज होंगे वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे जो, वो शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट के द्वारा उसके जो जज हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। एंड सबसेक्शन 3 में द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जो उनका पावर जो होगा वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनका जुरिस्डिक्शन होगा। एंड 17th आ जाता है फिर से वही वो 12 वाले से हम मैच करेंगे। तो 12 में क्या था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो कैसे फिर किसी एक को, तो यहाँ पे 16th में जो बनाया कि वो कोर्ट स्टैब्लिश की गई और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दिया हाई कोर्ट ने। तो 16th में कि कोर्ट स्टैब्लिश की गई हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से और फिर उसके बाद जज वगैरह अपॉइंट किए गए हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब फिर इसमें आता है 17th में कि वही जो 12 में हम लोगों ने कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अपॉइंट किए गए उस डिस्ट्रिक्ट में और फिर उसके बाद उनमें से किसी एक को जो है सीजेएम बनाया गया, फिर एडिशनल सीजेएम बनाया गया, वो सभी असिस्टेंट। तो अब यहाँ पे 17th में भी वही आता है, द हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन अपॉइंट अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो पहले वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया वो कोर्ट स्टैब्लिश करके, तो वहाँ पे फिर उसमें से किसी एक को जो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा। एंड द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स of a chief metropolitan magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the high court may direct। तो एंड सबसेक्शन 2 में कि फिर उन्हीं जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हीं में से किसी एक को फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। और जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी पावर्स होंगी जो हाई कोर्ट के द्वारा उनको मिली है या किसी और लॉ के द्वारा उनको अगर कोई भी पावर मिली तो वो सभी पावर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी होगी, या जैसे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है तो अगर कुछ ऐसे रूल्स बनाए तो उसको फॉलो करती है। अब 18 आता है, 18 फिर वही सेम 13th वाला आता है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13th में और 18th में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे भी सबसेक्शन 1 में द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पर्सन हमारे यहाँ है या वो रह चुका है, एम्प्लॉयड था, और उसको हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर्म की जानी चाहिए फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। तो हाई कोर्ट जो है उनकी रिक्वेस्ट मान करके कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सारी पावर्स या कुछ पावर्स जो उनको लगती ऑल आर एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाई और अंडर दिस कोर्ट। तो सीआरपीसी के अंदर जो कोई भी पावर कन्फर की जा सकती सारी या कुछ जितनी है तो उसको पावर कन्फर की जानी चाहिए किसके लिए, फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के डिस्पोजल के लिए, कि उसको वो सुने और फिर उसका डिस्पोजल हो। तो उसके लिए जो है वो उनको कोई ऐसे मेंबर जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में है या रह चुके हैं उनके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही प्रोविजन आ जाता है कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे रूल्स स्पेसिफाई किए हैं कि उनके पास लीगल अफेयर से रिलेटेड कुछ नॉलेज होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए उसके लिए, तभी हम उनको अपॉइंट करेंगे। तो अगर वो क्वालिफाई करते हैं उन सभी कंडीशंस को जो हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं तो फिर उनको हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, मतलब पावर कन्फर कर सकती है जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ जो भी ठीक लगता है हाई कोर्ट को वो पावर कन्फर कर सकती है अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए। एंड सबसेक्शन 2 में सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उन मजिस्ट्रेट को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा और उनका जो टेन्योर होगा वो एक बार में 1 साल के लिए ही रहेगा, ये जैसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। एंड नेक्स्ट सबसेक्शन 3 है द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी may empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the powers of a judicial magistrate of the first class। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अगर क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर या सेकंड क्लास की पावर को कन्फर किया जा रहा है उनको, और क्योंकि फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए,
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उनको किया जा रहा है। तो अगर क्योंकि फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए किया जा रहा है, तो उस टेरिटरी के बाहर भी अगर वो कोई उस तरह के केसेस है, तो हाई कोर्ट उनको पावर कन्फर कर सकती है कि आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर यूज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर कोई बाहर उसके इस टेरिटरी के बाहर भी है, तो उन केसेस को एंटरटेन करने के लिए तो सेम पावर को इन्होंने यहाँ पे जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनको कन्फर किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि हमने इतने टेरिटरी के लिए आपको बनाया, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमने बनाया। अब इसके बाहर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को एंटरटेन करने के लिए हमें हाई कोर्ट ने पावर दे दी। तो यहाँ पे जो कोई भी उस तरह के केसेस होंगे उनके डिस्पोजल के लिए वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 19th, फिर वही आ जाता है 15th हम देखेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 15th में क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड यहाँ पे 19th में सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर से वही इन्होंने बताया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज एंड एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे और सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। अगर सेशन जज का कहीं से कुछ ऐसा कंट्रोल है, कुछ ऐसा रूल्स है कि वो उसके अकॉर्डिंग वो सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे, तो ठीक है, फिर वहाँ पे उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज बाकी जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो इनके सबऑर्डिनेट होंगे, बी सबऑर्डिनेट टू बी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो बाकी जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। एंड सबसेक्शन 2 में द हाई कोर्ट में फॉर द purposes of this could define the extent of the subordination if any of the additional chief metropolitan magistrate to the chief metropolitan magistrate। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो उनके सबऑर्डिनेट होंगे और कितने होंगे, ये सभी बातों को हाई कोर्ट डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो उनके सबऑर्डिनेट होंगे, कितने होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में हाई कोर्ट डिफाइन कर सकता है। एंड नेक्स्ट सबसेक्शन 3 है द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड एज टू द एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस टू एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो बाकी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूल्स बना सकते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स। तो स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं उनके बीच केसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कौन कौन से केसेस कैसे जाएंगे, और एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो कौन क्योंकि यहाँ पे कई सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिजनेसेस का, कौन कौन से केसेस किनके पास जाएंगे वो सभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ पे एलोकेशन, क्योंकि एक ही एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, तो यहाँ पे केसेस को एलोकेट किया जा रहा है कि इन सभी केसेस को या जो भी केसेस है वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। तो इन सभी के लिए चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस हो या एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस हो, उसके लिए जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम जो है वो रूल्स बना सकते हैं या स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसको बाद में करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।